प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी, FIA अपना मुकदमा साबित करने में नाकाम। मुन्ने सिलाही के बाद शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर इंक्वायरी कमीशन में नामजद मुल्जिमान की किस्मत बदलने लगी। क्या अगला रिलीफ जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार को मिलेगा? इसके अलावा बात करेंगे यहां जिम्मेदारी मेरी हुक्मरानी किसी और की थी। PTI चेयरमैन इमरान खान के लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बड़े बड़े एतराफात। अगर इमरान खान के पास इख्तियार नहीं थे तो असल में हुक्मरानी कर कौन रहा था? इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ लाइन पे। जी, नदीम अफजल चंद सीनियर सियासतदान है, सीजन पॉलिटिशियन है। उनसे हम आगाज करेंगे सवाल करके। ये बताइए चंद साहब, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा कि एक बड़ी बरियत आज सामने आई है, एक बड़ा फैसला, अब ये से तासुर क्या मिल रहा है? ये तासुर ये मिल रहा है ये कोई NRO चल रहा है, या ये तासुर मिल रहा है कि ये जो मुकदमा था या ये जो केस था इसके बारे में FIA किसी प्रेशर में नहीं थी और वो वाकई कुछ साबित नहीं कर पाई? अगर साबित नहीं कर पाई तो ये तो बहुत ज्यादती है इस तरह से सियासतदानों के साथ कि उनके करियर्स को तबाह कर दिया जाए। और अगर ये प्रेशर है तो ये फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लग रहा है? देखें जी, सच्ची बात तो ये है कि इस मुल्क में अगर आप ये कहें कि यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी बड़ी आइडियल फ्री एंड फेयर हुई है तो बिल्कुल गलत है। पिक एंड चूज ही हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, फिर कभी उसको। तो ये इस हवाले से मैं तो नहीं कह सकता कि कोई ये केसेस आए। मैं तो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर जेन्युइन केस भी होंगे, लोग बिल्कुल लोगों ने करप्शन भी की होगी, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बाद में वो फिर जब क्विट होते हैं तो फिर डील का कभी बात आ जाती है, कभी कुछ NRO की बात आती है, कभी कुछ आती है। तो मेरे ख्याल में तो कभी यहाँ एहतसाब, जेन्युइन एहतसाब कभी हुआ नहीं, और जो सब का हो। अब पीपल पार्टी को आप 11 साल आपने एहतसाब किया, 15 साल नून लीग ने किया, सैफुर रहमान के जरिए या और इदारों ने किया। अब जाके नून लीग का एहतसाब हुआ, जैसे जवेद इकबाल की डॉक्टराइन के ऊपर, वो उस दौर में हुआ। तो उसको हम फेयर तो नहीं कह सकते। मैं तो खुद ये ब्रीफिंग देता रहा हूँ, तो बैठा रहा हूँ। जब PTI में मैं था तो ये डॉक्टर रिजवान साहब या वो लोग आके ब्रीफिंग देते थे। तो मैं, सच्ची बात है, शहजाद अकबर की जो आनियां जानियां थी उस पर ही शकूक शुबात होते थे, लेकिन उनका फायदा हुआ जिन लोगों ने करप्शन भी की। फिर इस धुंधले निजाम में वो भी बच जाते हैं। ये एक बदकिस्मती है मुल्क की। तो मेरे ख्याल में पहले तो हमें निजाम ठीक करना पड़ेगा। ऐसा निजाम करना पड़ेगा जिस पे लोगों को शक ना हो, खा को बरी हो या केसेस बने तो इल्जाम ना लगे, बरी हो तो फिर भी इल्जाम ना लगे। तो ये अभी हम बहुत दूर हैं उस सिलसिले में। मैं तो ये कहूँगा आपसे। चंद साहब, आपने एक जो स्टेटमेंट आपका, क्योंकि आप पावर में बैठे हुए थे और ये केसेस उस वक्त चल रहे थे जब आप इमरान खान साहब की कैबिनेट में मौजूद थे, और आपने जैसे बताया भी ये ब्रीफिंग दी थी मुझे एक, और आपने वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी की भी बात की। मुझे याद आ रहा है अरशद कौस जी साहब थे, बड़े कॉलम निगार थे, डान में लिखते थे, वीकली कॉलम था उनका। उन्होंने एक दफ़ा लिखा था जब यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ नवाज लीग ने यहाँ पे कैंपेन शुरू की हुई थी, केसेस हो रहे थे, अदालतों में, जेल में डाला हुआ था। तो बहुत सारे लोग हमारे जैसे और बाकी भी कहते थे कि ना अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, दोनों साइड का होना चाहिए। ये तो नहीं होगा कि हुकूमत में बैठे वजीरों को कुछ ना कहें और अपोजिशन वालों को जेल में डालें। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। आई डोंट नो कि आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था जनाब कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक तरफा ये एहतसाब जो कर रहे हैं मियाँ साहब, इनको करने दें, कोई और आएगा वो नवाज शरीफ साहब को एक तरफा कर लेगा। सो सब का ही होता रहेगा ये जो एहतसाब है। सो ये आप इस पे बिलीव रखते हैं कि बात ठीक है कि चलें, एक दौर में एक का हो गया, दूसरे में दूसरे का होगा, तीसरे का तीसरे में होगा? मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता। जब एहतसाब का इदारा बनाया जाता है तो इदारा ऐसा बनना चाहिए जो फिर सब क्लासेस का हो, जिसमें ना कोई ब्यूरोक्रेट बचे, ना कोई जर्नल बचे, ना कोई जज बचे, ना कोई सियासतदान बचे, और ना कोई साफी बचे। वैसे ऐसी हरकतें करते क्यों है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसी हरकतें ये पांचों जिनके आपने नाम लिए हैं कि इक़्तिदार में है, पावर में है, क्लाउट है, अल्लाह ने इज्जत दी है, और क्या चाहिए होता है? ये फिर ये काम क्यों करते हैं कि सबको सजाएं देनी पड़े? सर, व्हाई डू दे डू दैट?
देखें, अगर हमने देखें, अदल और एहतसाब और सजा जजा का निज़ाम तो चलता रहेगा, ये रोज़ क़यामत तक चलेगा। और सजा जजा के बगैर जमहूरियत जो है वो भी नहीं पनप सकती। जमहूरियत का बुनियादी जुज़ भी मैं समझता हूँ, जिस तरह हमारे निज़ाम में इस्लाम में भी अदल है, तो जमहूरियत में भी अदल और सजा जजा का होना बहुत जरूरी है। तो रहेगी बात, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। क्लासरा साहब, ये टीटी के ऊपर ब्रीफिंग दे रहा था शहजाद अकबर एकदम। ये टीटी मींस ये जो टीटियां लगी होती थी बाहर से आए पैसे, टेलीग्राफ एक मेरा ख्याल है ट्रांसफर कहते हैं। हमजा शहबाज, और उस ब्रीफिंग में ना सबसे ज्यादा परेशान था खुसरो बख्तियार। अच्छा। तो वो बार बार बड़ा उसको परेशान था, तो उसके साथ मैं बैठा हुआ था। तो वो एक दो उसने सवाल किए तो बहुत परेशान था। तो शहजाद अकबर से मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसने भी टीटियां, उसने कहा इसने भी टीटियां मंगवाई हुई हैं। अब एक मिनिस्टर की टीटियों पे केस ना बने और अपोजिशन पे बने तो वे 5 शुबुक शुबात तो होते हैं ना। तो ये यहाँ तो ये टीटियां सब की लग जाएं और उसकी फैमिली की, वो कहता है मेरे भाइयों की बिल्ले हैं, मेरी मिल नहीं है। तो ये होता है कैबिनेट में, जब कोई ड्राई क्लीन होता है तो वो ऑनेस्ट हो जाता है, जब वो आपके जरा सोच के उल्ट जाता है तो वो करप्ट डिक्लेयर हो जाता है। लोगों ने करप्शन भी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि हमारा जो अकाउंट नहीं, इमरान खान साहब के दौर में करप्शन हुई है। आप क्योंकि वजीर बैठे थे, हर दौर में हुई है भाईजान, हर दौर में हुई है। वो तो कहते हैं मेरे दौर में बिल्कुल नहीं हुई, कोई एक नहीं हुई है, उनके दौर में भी हुई है, उनके दौर में भी हुई है। जो कुछ पंजाब में हुआ, वफाक में, हर KPK में, हर दौर में हुई है। और ये कुछ सिर्फ सियासतदान नहीं होते इसमें, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी हुई, जो विफाकी वजीर बैठे थे उनमें भी हुई, या सिर्फ पंजाब KPK में हुई? कोई इमरान खान साहब के कैबिनेट में भी हुई? नहीं, हर जगह पे हुई, मतलब वफाक में भी थी, सूबे में भी थी। अब ये वक्त आएगा तो सबसे बड़ी करप्शन तो जो मलक रियाज वाले पैसे वापस आए, वो सबसे बड़ा स्कैंडल है। आपने कई दफा सुनिए की जो गंदम स्मगल हुई वो किधर गई, फिर हम इंपोर्ट करते रहे। तो ये बड़े बड़े स्कैंडल बने हैं। आप देखें ना, अब शुगर पे ऊपर जिस तरह कमीशन बने, सारा कुछ हुआ, लेकिन पिक एंड चूज हुई। सिर्फ 1-2 ग्रुपों को टारगेट किया गया, बाकियों को छोड़ भी दिया गया। जो अपने साथ थे उनका तो कोई स्टॉक नहीं वो मेंटेन हुआ, या वो शुगर वो उनके केसेस तो क्रिमिनल केसेस तो नहीं बने। तो ये होता है, यहाँ लेवरेज दिया जाता है। अच्छा चंद साहब, आपने बड़ी एक अहम बात की अभी कि शहजाद अकबर साहब के 4 साल या 3 साल जो वो अकाउंटेबिलिटी जार के तौर पर एक्ट कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, और इमरान खान साहब के डायरेक्टली उसमें थे, बाकी किसी को जवाबदेह भी नहीं थे। उनका जो सबसे बड़ा कारनामा बताया जाता था, जिसको खुद भी समझते थे, हुकूमत भी समझती थी, कि उन्होंने वहाँ पे FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 बिलियन रुपीज़ का उन्होंने हमजा साहब पे और ये शहबाज शरीफ साहब पे केस बनाया, जिससे आज उनको बरी किया गया है। इस केस में मुझे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 100 से ज़्यादा उन्होंने वो डाले थे, उसमें गवाहियाँ डाली थी, मतलब मैनुअल या ह्यूमन गवाहियाँ डाली थी, हज़ारों पेजेस उन्होंने किए थे। आपको कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई थी इस मसले पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई। स्पोक्सपर्सन को ब्रीफिंग दी जाती थी, किनको? सॉरी, स्पोक्सपर्सन को ब्रीफिंग दी जाती थी इन केसेस के ऊपर। ये कैबिनेट को कभी ब्रीफ नहीं किया गया कि ये केस? कैबिनेट में भी एक दफा हुआ, लेकिन स्पोक्सपर्सन को ज्यादा हुआ। उनको किस लिए किया जाता था कि आपने टीवी ये केसेस हैं, यहाँ से हमने मनी ट्रेल पकड़ी है, ये वो पापड़ वाला, ये फलूदे वाला, वो इनके अकाउंट्स में आए हैं, कोई मंजूर था, वो लोगों के नाम बताए जाते थे कि इनके टीटियां आई हैं, ये हुआ वो हुआ। वो साबित होने चाहिए थे ना। आप वो गवाहियां देखे, वही FIA है, वही इदारे हैं, अगर उस वक्त बताते थे तो आज भी उन अफसरों में वो जुर्रत होनी चाहिए। नहीं सर, थोड़ा सा फर्क है। चांद भाई, बल्कि हमारे सराय की में कहते हैं चांद मसाद कहते हैं, आपको तो मैं चांद मसाद कहता हूँ आउट ऑफ लव। तो सर वो तो कहते हैं आपके मुखालफिन, और उनकी बात में वजन भी होगा कि जनाब जब हम FIA को चला रहे थे, हमारे लोग बैठे थे, तो FIA ने केस बनाया और उन्होंने बैठ के इनके एविडेंसेस ढूंढे, ट्रांजैक्शन ढूंढी, टीटियाँ ढूंढी, उसकी उन्होंने जाके हज़ारों दस्तावेज़ात अदालत में पेश की, उन्होंने 100 के करीब गवाह पेश किए, उन्होंने इनके मुलाजिम ढूंढे, उनके बयानात लिया, जी मेरे अकाउंट में आया। यहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये वाले जो लोग थे उनके अकाउंट में ये करोड़ों रुपये आ रहे थे, लाखों आ रहे थे, जिनका उनको पता नहीं था। वो तो कहेंगे कि हुकूमत आपकी आती गई है। जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत लाई इसलिए की है कि सारे केसेस को वाश किया जाए, वाइट वाश किया जाए और ख़त्म कराया जाए। वो तो कहेंगे नैब का चेयरमैन भी बदल गया है, DG FIA भी बदल गया है, लिहाजा आपकी मर्जी है, आपकी हुकूमत है, गलिया सुनिया में मिर्जा यार फिरे, तो आपने बैठ के सारे केसेस भी ठीक करवा लें, कंप्रोमाइज FIA। मैं इसके ऊपर देखें केसेस किस तरह खत्म हो रहे हैं, इसके ऊपर तो मैं कमेंट्स करने की पोजीशन में इस वक्त ये नहीं हूँ कि सच्ची बात है मुझे कुछ पता नहीं है।
पता होता तो मैं जरूर कमेंट्स करता, लेकिन जब हुकूमत होती है तो जरूर फेवर तो मिलती है, ये भी हकीकत है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हुकूमतों में फेवर मिलती है, अपोजिशन में विक्टिमाइजेशन भी होती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है, ये होता रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन असल ये देखना यह है कि हमारे निज़ाम अदल में कितना तकड़ा है हमारा निज़ाम अदल, जो ये तफरीक नहीं रखता, कोई अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में हो या किसी ताकतवर तबके से हो या कमजोर तबके से हो, तो वो सबको एक आंख से देखे। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की या उस प्रोसिक्यूशन रिफॉर्म्स की या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो भाई बदकिस्मती है कि वो उसके ऊपर फिर वो फ्री एंड फेयर हो। नहीं सर, आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की, मैं चंद साहब आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, उस वक्त इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी नैब की एक, मुझे याद नहीं रहा, मैं तो राना साहब को कहता नहीं तो क्लिप हम चला देते कि इमरान खान साहब ने कराची में कहा था जब प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने कहा वो गए बिजनेसमैनों से मिले, उन्होंने कहा जनाब कि हमने नैब के कवानीन चेंज कर दिया। इंदा जो नैब जो है ना, आप बिजनेसमैनों को नहीं छेड़ेगा, हुकूमत के साथ, हालांकि सबसे ज़्यादा बिजनेस भी वो कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त बैठे हैं बड़े परेशान थे, आज के बाद नैब उनको कुछ नहीं कहा, ये ऑर्डिनेंस आया था नैब की, उन्होंने पावर्स खत्म कर दी थी। आप लोग गए हैं, मैं सर थोड़ी सी बात सर चंद भाई, आप लोग गए हैं, आपने नैब की बहुत सारी क्लासेस दूर, और क्या जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए थी जो आपके बेनिफिट की थी, खान साहब के बेनिफिट की थी उन्होंने उड़ा दी, आपके बेनिफिट की थी आपने उड़ा दी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। देखिए मैं आपको बात बताऊं, आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में जब से नैब बना है, मुझे ये बताएं ये एक नीति से बनाया गया था नैब, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया था? कतई नहीं। इसी नैब से पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इसी नैब से इत्तेहाद बने, इसी नैब से हुकूमतें बनी, इसी नैब से इलेक्टेबल को पार्टियां छुड़वाई गई, जेलों में डाला गया, बड़ा बड़ा कुछ हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि नैब की जो व्हाइट कलर क्राइम है, इसमें आपका FIA को आप तकड़ा करें, टेनोर पोस्ट करें, रिफॉर्म्स करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तगड़ा करें, प्रिंसिपल अकाउंटिंग, आप तो बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है कि कितना गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी निजाम मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का। देखिए नैब शैब की कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क में। मैं सच्ची जब आपका प्राइम मिनिस्टर लगाएगा, DG FIA लगाएगा, तो वो उसको हटा भी सकता है, लगा भी सकता है। और कुछ वजीरों के आ जाए उसको करप्शन के केसेस जो भी आपने बताए भी हैं, 4-5 बड़े स्कैंडल है, तो DG FIA की क्या जरूरत है कि वो उसके वजीर आजम की मर्जी, अगर उसके वजीर पे हाथ डाल के देगा दूसरे दिन आप हटा देंगे उसको? देखें FIA कैसे खड़ी हो सकती है? देखें तो बशीर मेमन के केस में हमने देखा इसी तरीके, उनको भी जबरदस्ती हटा दिया गया जब उन्होंने रजिस्ट किया। नहीं, लेकिन उसी बशीर मेमन के लिए तालियां भी बजी थी जब पीपल्स पार्टी के ऊपर उसने केस बनाए थे, तो कैबिनेट में तालियां भी बजी थी। शहजाद अकबर ने बड़ा तारफ करवाया था। वो क्या कहानी है सर, जो जरदारी साहब का 40 बिलियन वाला और ओमनी ग्रुप का वो फेक वो करेंसी अकाउंट जो मेमन साहब ने मेरा ख्याल अनर्थ किया था, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी, उनकी हुई थी, फरियाल साहबा की भी हुई थी और जरदारी साहब, आप उस केस की बात कर रहे हैं सर? मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था सर कैबिनेट में? तालियां बजाई गई थी। शहजाद अकबर साहब बाकायदा उनको कैबिनेट के अंदर लाए और कहा जी DG FIA को शाबाश दे, इन्होंने इतने बड़े केस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ताली नहीं बजाई थी। मेरे से एक बंदे ने पूछा कि आपने तालियां क्यों नहीं बजाई, तो मैंने कहा कल ने आपने कल किसी बशीर मेमन को रोना भी है, मैं इसलिए ताली नहीं, आपने ताली क्यों नहीं बजाई सर जी? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि मुझे पता था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के केस है। मैं तो राना सनाउल्लाह के ऊपर बना था, तो हमने कहा था कि हम इसके ऊपर डिबेट करवाएं, फवाद चौधरी से पूछे, फैसल वाटा से पूछ ले, हमने कहा था इसके ऊपर डिबेट करवाएं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन सर आप देखें वो 40 बिलियन, मैं एक सेकंड साहब, JJT का केस था, तो मैंने खान साहब को कैबिनेट के अंदर कहा था ये शहजाद अकबर फ्रॉड है, ये आपकी पार्टी को भी तबाह करेगा, आपके दोस्तों को विक्टिमाइज करके आपसे दूर कर रहा है। उस वक्त मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैंने आज उनको छोड़ दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना इमरान खान को या उसकी पार्टी को शहजाद अकबर ने नुकसान पहुंचाया है, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। ये तारीख आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बेशक। अच्छा, नवाज लीग कहती है कि सैफ रहमान ने हमें नुकसान पहुंचाया था, वो भी अकाउंटेबिलिटी देख रहे थे। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को शहजाद अकबर साहब ने किया था। कोई आप पीपल्स पार्टी में बड़ा लंबा अरसा रहे हैं, अभी भी हैं, तो आपका ख्याल है आपकी पार्टी में कोई ऐसा कोई कैरेक्टर था, कोई सैफ रहमान टाइप, कोई शहजाद अकबर टाइप? बता दें चांद भाई, आज तो बता दें। हमारी पार्टी, वैसे मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने विक्टिमाइजेशन सबसे कम इस मुल्क में अगर किसी जमात ने विक्टिमाइजेशन की है तो वो पीपल्स पार्टी है। खा सहाफी हो, खा सियासतदान हो, खा ब्यूरोक्रेट हो, पीपल्स पार्टी ने विक्टिमाइज बहुत ही कम, नॉमिनल शायद किसी को हुआ हो, वरना मुझे एक वो मियां शरीफ साहब वाला केस याद आ रहा है
जब उनको उठाया गया था FIA में, तो उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि कुछ कहीं विक्टिमाइजेशन। अच्छा, आपने बात की ओमनी ग्रुप वाली कि आपने ताली नहीं बजाई थी कैबिनेट में, लेकिन वो पापड़ वाला, वो ये रक्शे वाला, फलाने वाला, वो तो पैसे तो आए थे उस पे। अनवर वो हो गया, मजीद गनी मजीद। अब मैं कोई किसी ग्रुप को किसी चीज को मैं डिफेंड ना करता हूँ ना करूंगा, लेकिन फेयर ट्रायल का मौका सबको मिलना चाहिए। से स्टांस चंद साहब, उनका स्टांस प्रूव होता है ना कि जब इनकी अपनी गवर्नमेंट होती है तो फिर बेनिफिशियरी ये खुद ही होते हैं। देखिए देखिए इस मुल्क में रहू भाई, जितने भी लोग इस वक्त कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जितने पॉलिसी मेकिंग में लोग आके बैठ जाते हैं, वो सबके बड़े बड़े कारोबार होते हैं। तो जब उनके वजीर खजाना और बैंक्स का मालिक हो, आपका इंडस्ट्री मिनिस्टर हो वो फर्नेस का मालिक हो, शुगर मिलों का मालिक हो, आप सीमेंट इंडस्ट्री का मालिक कैबिनेट में बैठा हो, डैम बनाने वाले कंट्रैक्टर आपके कैबिनेट में बैठे हो, सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें हम करते हैं, लेकिन अमलन तो नहीं होता। कैबिनेट में पॉलिसी मेकिंग में वही लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा चंद साहब, आपसे रिलेटेड एक सवाल है, क्योंकि इमरान खान, आपने भी कहा कि नुकसान किसने पहुंचाया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। उनका आज ये कहना था कि मेरे पास जिम्मेदारी जरूर थी हुकूमत की, लेकिन हुक्मरानी मैं नहीं कर रहा था। तो आप चूंकि रहे हैं उस गवर्नमेंट का पार्ट, कौन कर रहा था हुक्मरानी? देखिए हुक्मरानी नहीं कर रहे थे तो फिर क्यों छोड़ देते ना। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन आप अंदर की बात बताएं कि हुक्मरानी कौन कर रहा था? मैं बताऊं, जब अपोजिशन को पकड़वाना होता था या अकाउंटेबिलिटी होती थी या सारी थी, जब दूसरे एजेंसियों को या लोगों को इस्तेमाल करना कहते थे कि ये इस्तेमाल हो, वो इस्तेमाल करके किया गया। जब वो न्यूट्रल हुए तो हुक्मरानी याद आ गई। ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसी बात पे, क्योंकि आज सारा उसी पे ये बात हो रही है सारी, तो ये क्या वैसे ये एटीट्यूड है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का, सबका? मुझे याद है कि बेनजीर भुट्टो साहबा जब वो पावर से आउट हुई 90s में, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे पावर्स नहीं दी गई थी, असलम बेग साहब एंड कंपनी चला रहे थे। नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया, वो अभी भी कहते हैं जी मुझे पावर्स नहीं दी थी, कुछ और लोग थे पावर से वो चला रहे थे। इमरान खान साहब भी वही बात कह रहे हैं कि जनाब कि मुझे नहीं पावर्स दिए गए थे और चला रहे थे। ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई इशू है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इशू है? नाम भी नहीं लेते डर के मारे वो, मतलब अच्छा एक बात होती है नाम ले रहो भाई, नाम लेना कुछ इतना आसान नहीं है इस मुल्क में। बात सुने, सिविल मिलिट्री रिलेशन में बैलेंस ऑफ पावर पे डिबेट होनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क में। इस इशू के ऊपर बैठकर बात करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर्स को। या मुल्क सियासतदानों को चलाना पड़ेगा और सियासतदानों को फिर जेन्युइन डेमोक्रेट्स होना पड़ेगा। अपनी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत लानी पड़ेगी और अकाउंटेबल अपने आप को समझना पड़ेगा। आपने क्योंकि मेरी बात मुकम्मल हो, एक यहाँ फिर मुल्क ताकतवर हल्कों को चलाना चाहिए, फिर सियासतदानों को रेस्ट करने दें। ये आधा तीसरा आधा बटे ये मुल्क के फायदे में नहीं होगा। सर, आप एक दफा उनका दिल भरने क्यों नहीं देते? जिन ताकतवर हल्कों की बात कर रहे हैं, फिर जाके उनके साथ NRO करना, खुफिया मीटिंग्स करना, मुलाकातें करना, अरेंजमेंट्स करना, उनके जरिए पावर में आना, तो एक दफा सियासतदान उनको करने नहीं देते। उनको करने दें, 20 साल 30 साल के भी अपना दिल भर लें, ताकि एक ही दफा फैसला हो जाए कि किसने इस मुल्क को चलाने। आप भी तो हर 6-7 साल बाद उनको डील करके बेल आउट कर देते हैं। 37 ईयर तो उनकी हुकूमत रही ना, तो आप भी मैं समझता हूँ बैठ के इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा इस मुल्क का मसला है। अच्छा, आप बड़े करीब में, आप बड़े कैबिनेट में बड़े वोकल थे और आप मेरा ख्याल वाहिद वजीर हैं पिछले कुछ अरसे में जिन्होंने बाकायदा किसी असूल स्टैंड पे उस पर रिजाइन किया। जब खान साहब ने कहा जी मुझसे अगर आप एग्री नहीं करते तो आप ये क्विट कर सकते हैं, यू आर द ओनली वन। सो आपके लिए हमारे दिल में बड़ी इज्जत है, बड़े कम लोग होते हैं वजारत को छोड़ कर जाएँ। आपका क्या ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये पाकिस्तान इमरान खान साहब ये वाकई इतने बेबस और कमजोर थे कि इनको दाएं बाएं से चलाया जा रहा था और जैसे कह रहे थे नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं थे इमरान खान। नहीं, इमरान खान साहब तकड़े वजीर आजम थे, बिल्कुल कमजोर नहीं थे, तकड़े वजीर आला। जब जो बुज़दार के जरिए पंजाब चला सकते हैं, उनसे तकड़ा वजीर आजम क्या हो। ये अब आप महमूद खान, आप तांज कर रहे हैं के जरिए जो महमूद खान जैसे बंदे को चीफ मिनिस्टर दोनों ये चांद साहब आप तांज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं खान साहब? नहीं, मैं तकड़ा होने का दावा कर रहा हूँ। आप कोई डमी सा बंदा चीफ मिनिस्टर बना दें और आप उसके ऊपर डट जाएं और कायम रहें और उसके जरिए हुकूमत चलाएंगे, तकड़े वजीर आजम ही चला सकता है ना। आपने कंफ्यूज कर दिया है जी, आपने कंफ्यूज। आज आपने बहादुरी की डेफिनेशन बदल दी है। वैसे आपने तकड़े होने की तारीफ बदल दी है। आप मुझे बताएं अपनी मर्जी का। देखें,
अपनी मर्जी का बयानिया बना दें, अपनी मर्जी का एक बंदे को आप करप्ट कहें, उसी बंदे को फिर आप उसके साथ इत्तेहादी बांध देंगे। यही तकड़ा वज़ीर आज़म होता है ना, ये मर्जी की ये जब और तकड़ा DGI लगा ले, तकड़ा अपनी मर्जी से चेयरमैन रैब को रखे, अपनी मर्जी का पापा जान जब मर्जी लगा ले, जब मर्जी छोड़ दे, इस्तीफा दिलवा दें, जब मर्जी आप वजीर निकाल दें, आप बड़े बड़े असद उमर जैसे वजीर को आप निकाल दें, और ये तकड़ा वजीर आज़म निकाल सकता है ना, ऐसे तो फिर उसी असद उमर को वापस ले आए। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन चांद भाई, इमरान खान साहब ये बयान आप क्यों दे रहे हैं कि मैं कमजोर था, मैं शेरशाह सूरी नहीं बन सका, मैं बन जाता तो। देखो वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी 4 साल कारकर्दगी को मुझे कुछ करने नहीं दिया गया, तो अगर आधा इक़्तिदार मिलता है तो हमारे सियासतदान लेते क्यों है, ठोकर क्यों नहीं मार देते। ठीक है, आज उनको जमानत भी मिल गई है, तो कुछ बैलेंसिंग एक्ट भी है? क्विकली अगर जवाब। लेकिन जी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल बंदों को अदालतों के जरिए नॉकआउट नहीं करना चाहिए, सियासी मैदान भी नॉकआउट हो तो बेहतर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने हमें टाइम दिया। और इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद गिशकोरी साहब, और आज की जो एक ये इंपॉर्टेंट खबर है फैसले के हवाले से, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स उनसे जानेंगे उस सेगमेंट में। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट पे बात करेंगे हम वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के एक ये बड़ा केस है जिससे उनको बरियत मिल गई। 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये रिलीफ मिला है, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, और उन डिटेल्स के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी साहब। बहुत क्लोजली उन्होंने फॉलो किया है स्टोरी को, और उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, कुछ उन्होंने खास तौर पर इकट्ठी भी की हैं। जी जाहिद साहब। मैं ज़रा जाहिद को थोड़ा वेलकम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा पिछले जो 10 सालों में 2-3 जो बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव और अच्छे रिपोर्टर्स आए हैं, तो उनमें मैं इनका शुमार करता हूँ। जाहिद बड़ा मेहनती है और बड़ा इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ये हैं सोहेल भट्टी साहब हैं, जिन लोगों को मैं बड़ा एडमायर करता हूँ। फिर उसके मुश्ताक घुमान है, पीछे बाज राना है, जो यंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने दे मेड देयर नेम, उसको जफ़र भुट्टा हैं। तो अच्छी एक अच्छी नौजवानों की लाट है ये। तो ये बड़ा ये स्टोरी को फॉलो करते रहे हैं इस पर ये रिलीजियसली। तो मैं ज़रा जाहिद ये बताइएगा, जो आज फैसला आया है, आप इससे मुतमिन है कि ठीक फैसला है या डिसअपॉइंटेड हैं आप? देखिए कलासा साहब, मैं 4 साल से ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, बुनियादी तौर पर ये केस 11 बड़े इस मुल्क के जो लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके खिलाफ शुरू किया गया था इमरान खान की हुकूमत में 2019 के शुरुआत में, जिसमें सबसे बड़ा फैसला आज आया है। और ये पहला फैसला है जो स्पेशल कोर्ट्स की तरफ से बरियत दे दी गई है, जो कि सबसे बड़ा केस था इन 11 में से। और इस वक्त के ज़ाहिर है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था, उनके बेटे के खिलाफ था जो वजीर आला पंजाब रहे हैं। और इसी केस में ये हमेशा 16 अरब से 24 अरब रुपए के चार्जेस इन पर रहे हैं ख़ानदान पर, कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कई शुगर मिलों के नाम आए, और टीटीज पे कोई तकरीबन 21 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ बैठ के उस वक्त के जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे और एविडेंसेस हमारे साथ शेयर करते थे। 11,000 पेजेस पर मुश्तमिल अदालतों में ये डॉक्यूमेंट पेश किए गए FIA की मुख्तलिफ टीमों की तरफ से कि इतना बड़ा एविडेंस है। और आज बरियत मिल जाना आपके सामने है, तो सरप्राइजिंग है एज ए रिपोर्टर। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आगे अगर आप देखें, जो एक जज बेंच ने जो चौधरी रफ गुजरात हैं, मुनीस इलाही की जो FIR थी वो क्वैश करने का आर्डर दिया FIA की तहकीकाती टीम को। केस मौजूद है, लेकिन जब FIR जो बेस होती है, एज ए रिपोर्टर आपको मालूम है कि केस उसी पे खड़ा होता है, और उस केस में भी बड़े लेयर्स हैं। अगर मैं इस लेयर्स में पहले इसी शरीफ खानदान पर जो आज फैसला आया है, इस पर अगर आप फोकस रखें, जो एविडेंसेस FIA ने इकट्ठे किए, मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने ट्रांजैक्शन डिटेल ली, फिर एसेट रिकवरी यूनिट
लाइजन और उन कम्युनिकेशन करता रहा मुख्तलिफ ममालिक से, यूके से बिलखसूस। उसके लिए एक इंटरनेशनल फर्म हायर की गई। आज ही थोड़ी सी डिटेल्स मैंने हासिल की थी, जिनको पाकिस्तान ने 7 करोड़ के करीब पेमेंट कर दी, और बगैर किसी एग्रीमेंट के। ये आप हैरान रह जाएंगे कि एक इंटरनेशनल फर्म को, जो कि पाकिस्तान के लिए केस प्लीड कर रही थी, इसी केस में एविडेंस दिलवाने की कोशिश कर रही थी, उनको पैसे दे दिए गए 2020 में, और एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ। उसको अभी पार्लियामेंट में चीज़ें पेश होंगी अगले महीने, जिसमें वजारत दाखिला को कहा गया है कि आप इसकी तहकीक करें। उसके बाद एविडेंस ट्रांजैक्शन, फिर यहाँ जो आपको पता है जो STR जनरेट किए गए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिट है, स्टेट बैंक के साथ सिंक है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर लोगों को ढूंढा के जो विटनेसेस हैं उनसे स्टेटमेंट लिए गए, पता नहीं कितने चपड़ासी और नाम लिए गए उनके, कि उनके स्टेटमेंट आ गए हैं रिकॉर्ड पे, वो वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपके सामने आज ये रिजल्ट आया है। और FIA इससे पहले ही 1-2 महीने पहले वो गिरफ्तारियां चाहती थी, हर पेशी पर वो चाहते थे कि गिरफ्तारी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हमें बहुत सारा मटेरियल चाहिए इनसे। लेकिन बाद में जब हुकूमत मतलब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की बात कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी चाहते थे ताकि लोगों को समझ आए कि वो जो कह रहे थे अदालत में कि हमने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और हमजा, अच्छा वो कहते हैं कि ये उनकी ये कस्टडी में रहे भी हैं, नैब की कस्टडी में खैर रहे हैं कोई और केसेस से रिलेटेड, तो वो तो अभी भी चाह रहे थे कि इनकी ज़मानत वगैरह कैंसिल की। देन व्हाट वेंट रॉन्ग? फिर अचानक ये क्या हुआ है? आप तो फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा 11,000 दस्तावेजात थी, 100 के करीब विटनेसेस थे, बड़ी उन्होंने 2-4 साल उनका ख्याल था कि क्लोज एंड शॉर्ट केस है कि फ़ौरन सज़ा हो जाएगी। आपकी क्या रीडिंग है कि इसमें FIA ने कोई अपनी कोई कंप्रोमाइज़ किया, प्रोसिक्यूशन ने कोई कंप्रोमाइज़ शो किए हैं, या कोई विटनेसेस हट गए हैं, क्या हुआ है? देखिए खलासा साहब, एक तो बात ये है कि जो केस चल रहा है उसमें आउट ऑफ सडन ये बरियत की दरख्वास्त दी जाती है, और जब दरख्वास्त ऑब्वियसली जाती है तो उस केस के ग्राउंड पीछे सब चीज़ देखी जाती है, अदालती एक मामला है। आई डोंट नो अब ये केस आगे होगा या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाएंगी, क्योंकि FIA के जो हुकाम हैं जो इन केसेस को देख रहे हैं, मैं भी एज ए रिपोर्टर उनसे राब्ते में रहता हूँ कि कुछ मुझे भी मिल जाए, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलें, आगे केस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और ये आउट ऑफ सडन नहीं हुआ खलासा साहब। देखें ये केसेस जब शुरू हुए थे, इसमें 11 लोगों के मैं अब आपको नाम बताना चाहूँगा, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ थे, ज़हर शहबाज शरीफ खुद थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा थी। ये शरीफ शुगर मिल का केस है बेसिकली, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ का भी एक स्टेज आया था, नवाज शरीफ का माजरत खां, उसमें ये सारे सिलसिले शुरू हुए। और नैब और FIA के दोनों ये केसेस सिंक्ड हैं, एक दूसरे की नौयत इन केसेस की एक जैसी है और पैरेलल चल रहे हैं, ये केसेस चल रहे थे। अब तो FIA में ज़ाहिर है ये हुआ है। उसके बाद जहांगीर खान तरीन, उनके बेटे, उनके मिलों के कुछ मुलाजमीन के खिलाफ पैरेलल केसेस स्टार्ट किए गए, और 3 अरब रुपए के उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मुबैना तौर पर सामने आए। फिर उनके खिलाफ 1-2 और केस बनाया गया। तो ये 21 FIR हैं FIA की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन टीम्स की तरफ से, एक नहीं है, मुख्तलिफ लोगों पर, जिसमें खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरयार हैं, RYK ग्रुप जो कि 2 स्टार शुगर मिल, ये सब इन पर इल्जामात थे मनी लॉन्ड्रिंग के। फिर FIR आई। यही एक वजह है कि मोनिस इलाही और उसकी फैमिली के साथ साथ, मैं आपको मोनिस इलाही की अगर लेयर्स का बताऊं, जो ये मेरे पास पिछले ही हफ्ते इस केस में भी 12,198 पेजेस अदालत के सामने पिछले इस महीने के शुरुआत में रखे गए थे, जिसमें क्वैश करने का कहा गया है। ये भी इसी केस का हिस्सा है, मेजर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई, उन पर यह इल्जाम है, जो कि FIA ने खुद पेश किया है। कंपनी बनाई UK में, उस कंपनी ने मुख्तलिफ जो उनके वो भी चपरासी थे, मुलाजमीन थे, जो RYK ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी ओनरशिप थी, पार्टनरशिप थी RYK ग्रुप में। उन्होंने रहीम यार खान ग्रुप, लोगों को थोड़ा समझा दें,
रहीम या खां ग्रुप है जिसकी शुगर मिले हैं, वो उनकी बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने आगे ऑफशोर बनाई हुई थी? बिल्कुल, जो आरवाई के ग्रुप का इम्पोर्टेंट केस है, इसमें ही मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उमर इसमें सबकी बरियत होगी या सिर्फ आज शहबाज शरीफ और हमजा साहब की हुई? आपने बताया 11 FIR से 11 लोग थे, सब बरी हो गए। और आपकी कुछ जहांगीर तरीन साहब और हमजा साहब से बात भी हुई है इस केस पे, इसके आज? जी ज़ाहिर है कि मेजर डेवलपमेंट थी तो इन लोगों से बात करना ज़रूरी था, क्योंकि इतना बड़ा केस, उसका फैसला आया है आज एक का। तो मेरी जहांगीर खान से बात हुई, क्योंकि जहांगीर खान तरीन पर भी इसी नौयत का एक केस है, जो FIA ने उसके बेटे को, उनको कई बार बुलाया, उनको सवालनामे भेजे, उन पर भी इस तरह की चार्जशीट और ब्लेम एलिगेशन। उनकी बेटियों के नाम भी हैं FIR में, जो डॉटर्स हैं मेरा ख्याल है वो भी FIR, आप उसका हवाला दे रहे हैं जिसमें बेटे भी थे, बेटियां भी थी। अच्छा, ये बदकिस्मती है। देखें खलासा साहब, या आप इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स हैं, उनकी जो अथॉरिटीज हैं, जो वो समझते हैं, अब जहांगीर खान तरीन की पूरी फैमिली है, अगर आप देखें उन पर भी इल्जाम आते हैं कि इतने, और FIA ने ये बताया हुआ है कि 110 अरब रुपया इन शुगर मिल मालिकान ने या इन 11 लोगों ने अपनी मिलों से कमाया, जिसमें ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग करके कुछ बाहर ले गए, कुछ पैसा बाहर फेंक के फिर वापस लाए। ये FIA ने बताया हुआ कि 110 अरब रुपए के उनके पास ट्रांजैक्शंस हैं, 45,000 से जायद डिफरेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल, जिसका फोरेंसिक ऑडिट पेश किया गया अदालतों में। जहांगीर खान की पूरी फैमिली है। इसके अलावा अगर हम मुनिस इलाही साहब की फैमिली का, उनके भी फैमिली के सारे नाम, जिसमें उनकी सास का बताया गया है कि उसने ये ऑफशोर कंपनी से शेयर खरीदे और उनको फिर आरवाई ग्रुप में डाला, फिर आरवाई ग्रुप के शेयर खरीदे, ऑफशोर कंपनी फिर अपने नाम कर लिए और फिर अपनी बेटी को दे दिए, जो कि बहू थी परवेज इलाही साहब की, मुनिस इलाही की अहलिया हैं। तो इस तरह लेयर्स बताए गए हैं। फिर इसी तरह से शरीफ खानदान के भी सारे फैमिली मेंबर्स को इस इन्वेस्टिगेशन में दिखाया गया है ट्रांजैक्शंस में। फिर उनके जो मुलाजमीन हैं उनको भी दिखाया गया है, और ये सारे STRs हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से, बैंकों से लिए गए हैं, स्टेटमेंट उनके अंदर रिकॉर्ड हैं। तो ये समझ से बालातर है कि अल्टीमेटली केसेस का रिजल्ट, अब जहांगीर खान से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मैं भी अपने वकील से डिस्कस करूंगा ये केस, क्योंकि ये बरियत का मुख्तलिफ केस सामने आया है। मैं क्योंकि उनके केस पर कोई पेशरफ्त नहीं। अच्छा, उसमें जल्दी से हम वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको बड़ी मैसिव इन्फॉर्मेशन है। आई एम स्टन्ड, मतलब हालांकि रिपोर्टर के तौर में बहुत सारी चीज़ों का पता भी है, फॉलो करते रहते हैं, लेकिन जो आप चीज़ें बहुत सारी बता रहे हैं, आपको जहांगीर तरीन साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने क्या बताया इस पर? हमजा साहब ने क्या बताया इस पर कि वो कहते हैं कि हाँ मतलब कोई वो नहीं, वाजी हैप्पी, और प्लस ये भी बता दें, कमेंट कर दें FIA के लोगों का क्या इस पे व्यू है, अगर आपको उनसे बात हुई है, आर दे हैप्पी, सेटिस्फाइड, और डिसअपॉइंटेड इस फैसले के बाद? नहीं, जाहिर है जो हमजा शहबाज फैमिली है वो तो जाहिर है समझते हैं कि ये झूठे केस थे, उनका हमेशा दावा रहा है हमें एक विक्टिम बनाया जाता रहा है, तो आज वो खुश हैं कि वो उनकी बरियत हो गई है। जबकि जहांगीर खान वो समझते हैं, क्योंकि अभी तक केस उनका सिमिलर वहीं का वहीं खड़ा है, उनको बुलाया गया था, उनके खिलाफ FIR है, उनके बेटे के खिलाफ है, तो अब वो केस प्लीड करेंगे और मेरी इंफॉर्मेशन में वो भी इसी तरह की दरखास्त डालेंगे। FIA क्या अफसरान से बात हुई है कि व्हाट वाज देयर रिएक्शन आज वाले फैसले के बाद? खुश है, मुतमईन है कि चलें हुकूमत को हमने खुश कर दिया, वजीर आजम को हमने बरी करा दिया है, या लग रहा था कि हमारी मेहनत गरत गई है? देखिए, FIA में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं गुज़श्ता 2 महीने में। लाहौर में भी कुछ ऑफिसर्स हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट, बट ऑफिसर्स को समझ नहीं आती। कुछ IOs हैं, अगर आप उनसे बात करें, मैंने खुद बात की है, कि वो कहते हैं महीनों क्या 3.5 साल से उन्होंने मेहनत की है। डॉक्टर रिजवान थे, इस टीम को लीड कर रहे थे, वो इस दुनिया से चले गए। आज वो शर्मिंदा होते कि इतनी मेहनत की, पैरेलल टीमें तश्कील दी गई, 17 से ज्यादा ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए, केसेस बनाए, ये 24-25 हज़ार पेजेस तैयार करना, अदालतों में पेश होना, फिर प्रोसिक्यूटर्स हायर करना, तो एक बड़ी हेक्टिक एक्सरसाइज है। लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो है
वो कुछ निकला नहीं है, आज आपके सामने है जो हुआ ठीक है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने गालिबन उनको इस शर्मिंदगी से ही बचाया है और अल्लाह ताला सबका ही पर्दा रखते हैं। जाहिद गुशकोरी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें इसकी डिटेल्स दी। हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम और भी जानना चाह रहे थे कि मजीद क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया और प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।